तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। जैसा कि हम इलेक्ट्रिसिटी बता रहे हैं आप लोगों को, तो इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट पॉइंट पे अब हम चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक करंट आई है, फिर भी हमने पढ़ लिया, आई और भी को मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, और फिर अगले चैप्टर में जाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर, जैसा कि घर में बिजली मीटर जो लगा होता है उसमें जो रीडिंग आता है, आज वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उस रीडिंग को कैसे हम समझें, कितना पावर यूज हम कर रहे हैं, उसका रेंट क्या आएगा, 4 यूनिट 6 यूनिट 8 यूनिट कैसे हम कैलकुलेट करें, उस कैलकुलेशन को हम समझेंगे। और फिर ये जानेंगे कि उसका रेट कैसे मल्टीप्लाई करके टोटल महीने का क्या होगा, एक बल्ब यूज कर रहे हैं उसका कितना यूनिट खर्च होगा, तो ये सब जानेंगे। पहले देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर को कहा जाता है P और I और V, P इक्वल टू आई भी, आई और V का जो प्रोडक्ट होता है उसी को इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। अब इसमें मेन फैक्टर क्या है कि जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है, उसके पीछे का कारण होना जरूरी होता है, और जो करंट फ्लो हो रहा है सो होना जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों फैक्टर मिल करके ये निर्माण करता है इलेक्ट्रिकल पावर का, जिसको हम कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति में आई और वी का प्रोडक्ट होता है इतना। अब इसमें आएगा कि 1 किलोवाट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट वाट। इलेक्ट्रिकल पावर का एसआई यूनिट वाट होता है। 4 वाट 6 वाट 8 वाट। जो बल्ब आप खरीदने जाओगे तो 9 वाट का बल्ब है, पहले 100 वाट का आता था, 200 वाट का बल्ब होता था। तो कहते थे कि पावर ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो बिजली ज़्यादा खपत हो रहा है, तो बिल ज़्यादा आता था। यानी उस ऐसे कहा जाए तो पैसा तो मेन फैक्टर है ही, उसके अलावा एक एनर्जी लॉस भी होता था, वो भी मेन फैक्टर है। क्योंकि पैसा होने से आप एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवा सकते ना। पैसा आपके पास है, आप कहीं सुदूर इलाके में चले जाओगे और कहोगे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाए, पैसा है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि अवेलेबल हो ही जाए। या मान लिया जाए कि फ्यूल्स ख़त्म हो जाए, तो पैसे से थोड़े डिसाइड होता है कि एनर्जी कैसे आएगा, कहाँ जाएगा, पैसे से एनर्जी हम खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। अलग फैक्टर है एनर्जी का, और पूरे लाइफ में एनर्जी का रोल बहुत ज़्यादा है, उसके बगैर तो अब कंफर्टेबल आदमी जी ही नहीं सकता। तो पावर बचाना ज़रूरी होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल पावर में हमने इजाद किया कि कम वाट से बिजली बल्ब बन जाए, फ़ैन कम वाट का हो। पहले 200 वाट का बल्ब लगा होता था घर में, अब 9 वाट का आता है, 1 वाट का, 2 वाट का, 3 वाट का। तो कम वाट में रोशनी हमें मिल जा रहा है, तो कम ऊर्जा खपत हो रहा है। तो हम देखेंगे कि वाट क्या है, फिर इसके बाद इसका कमर्शियल क्या यूज है, क्या बेनिफिट है इसका। हम अगर कमर्शियल यूनिट की बात करें तो 1000 वाट को हम 1 किलोवाट कहते हैं, और कमर्शियल यूनिट में अगर निकालना है कि कितना यूनिट खर्च हुआ, तो किलोवाट आवर वहाँ पर यूनिट होता है। किलोवाट आवर ये यूनिट होता है इसमें, कमर्शियल यूज में। तो पावर तो ये है हमारे पास, P इक्वल टू आई भी, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। अब उसको और दूसरे फॉर्म में लिखा जाता है कि प्रैक्टिकल यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर का, जो हॉर्स पावर आप कहते हैं। तो हॉर्स पावर क्या है, हॉर्स पावर कहा जाता था कि पहले एक हॉर्स जितना पावर लगा सकता है, क्योंकि पावर है क्या, पावर को कहा जाता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर है। या आप कहो कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी जितना खपत आप कर रहे हो यूनिट समय में, वो आपका कहलाता था पावर। वर्क कह लो, पावर कर लो, वर्क कह लो, एनर्जी कह लो, दोनों तो एक ही चीज़ है। तो एक हॉर्स जितना पर यूनिट टाइम एनर्जी लगाता था उसको हॉर्स पावर कहा जाता था। तो 1 हॉर्स पावर जिसको कहा जाता है वो है 746। 1 हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू 746 वाट। 746 वाट को 1 हॉर्स पावर कहा जाता है। पहले हमारे पास जो वर्क का तरीका था या एनर्जी जिसके पास था, तो सारा मैकेनिकल एनर्जी था।
हमारे बाजू में जितना ताकत है वो हमारा पावर होता था। हम कितना वर्क कर सकते हैं पर यूनिट टाइम, वो हमारा एनर्जी था। फिर हाथी का कितना पावर है, कितना एनर्जी है, हॉर्स का कितना पावर है, कितना एनर्जी है, सारा कुछ ऐसे ही डिसाइड होता था। अब ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ गया है, मशीन आ गया है, तो हम फिर अलग कैलकुलेशन करने लगे हैं। तो पहले हॉर्स पावर होता था, क्योंकि हॉर्स से ही काम होता था, ज़्यादातर काम किया जाता था हॉर्स से। वो मोशन वाला जितना भी कैरेक्टर थे वो सब, बाकी सब बैल वैल सारा कंडीशन सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर पावर से था, मस्कुलर एनर्जी से था। इसीलिए हॉर्स पावर अभी भी है। आप समरसीबल खरीदने जाओगे तो 1 HP का, 2 HP का, 3 HP का, ऐसे हॉर्स पावर से आपको मिलेगा। तो 1 HP कह रहा है मतलब कि 746 वाट यूज कर रहा है वो। तो ये हॉर्स पावर है। कमर्शियल यूनिट आएगा यहीं से, क्योंकि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं, चाहे कहीं पर भी पावर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पावर हो या फिर मस्कुलर पावर हो। और वर्क जो है वो एनर्जी है, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम है। तो एनर्जी अगर हम जानना चाहें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम जाने तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पावर इंटू टाइम है। पावर इंटू टाइम यानी शक्ति, और जितने समय तक आप उसका उपयोग करते हो उतना एनर्जी खपत होगा। जितना एनर्जी खपत करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पावर इंटू टाइम, तो पावर क्या है, आई और वी का प्रोडक्ट पावर है। तो कमर्शियल यूनिट अगर हम कहेंगे तो किलो वाट आवर होगा। वाट कितना देर तक आप यूज कर रहे हो, किलो वाट 1000 हो जाएगा। और कितने समय तक, तो ऐसे जो हमारा यूनिट होगा, सिर्फ एनर्जी अगर हम कहें कितना खपत कर रहे हैं, कमर्शियल यूनिट इतना है। क्योंकि अगर हम इसको कहते वाट सेकेंड तो बहुत कम होता ना, बहुत छोटा होता। तो वाट सेकेंड छोटा होने के चलते वाट सेकेंड नहीं लिखा गया। ऐसे एनर्जी तो वाट सेकेंड भी हो सकता था, 1 वाट 1 सेकेंड, लेकिन बहुत छोटा होने के चलते कमर्शियल यूनिट में कह दिया गया कि नहीं, 1 किलो वाट 1 घंटे में उपयोग होना चाहिए। तो 1 यूनिट बिजली खपत का बिल आएगा, यानी 1 किलो वाट मतलब 1000 और घंटा मतलब 3600 सेकेंड। इसको यूनिट बदल दिया हमने छोटे पैटर्न में, क्योंकि किलो वाट यूनिट है, ऐसा यूनिट तो हमारे पास वाट है, तो किलो वाट को हमने लिख दिया इस फॉर्म में, ऐसा यूनिट यानी वाट के फॉर्म में। तो जैसे 1 घंटा है तो ऐसा यूनिट बदलना हो तो क्या करोगे आप, उसको सेकेंड में बदलाओगे, 3600 से गुना कर दोगे, वही किया गया। घंटा को 3600 से गुना कर दिया गया। तो 1000 वाट 3600 सेकेंड तक, यानी 1 किलो वाट 1 घंटे तक अगर आप यूज करते हो तो 1 यूनिट खपत माना जाएगा। तो जो रेट होगा उसके हिसाब से आपको खर्च लगेगा। कितना, 1000 वाट। अभी कैलकुलेशन भी देखेंगे इसका मैथमेटिकली, कितने बल्ब घर में हमने लगाया है, कितना बिल आना चाहिए। तो 1 किलो वाट आवर मतलब 1000 वाट 3600 सेकेंड तक। तो आप मल्टीप्लाई करो और इसको एनर्जी के फॉर्म में लिखो जरा, एनर्जी के फॉर्म में। तो कैसे होगा, तो 1000 यानी 3600, 3 0 1 2 3, इसको ऐसा यूनिट वाले फॉर्म में लिख देते हैं। क्या कहा जाता है कि एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए और तब आप 10 के पावर फैक्टर में लिख दो, तो वो तरीका सही है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट यहाँ पर है, हम इसको 6 पॉइंट इधर लाए, 6 अंक तक इधर लाए, तो 10 के पावर 6 जूल। इतना जूल खपत होगा बिजली 1 घंटे में, इतना जूल बिजली खपत होगा। तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट बिजली खपत हुआ, कितना काम होगा, तो 3.6 × 6 जूल, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल एनर्जी का कॉस्ट मात्र 4 रुपया 6 रुपया 8 रुपया इतना है। तो कितना सस्ता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरे तरीके से आप अगर एनर्जी लोगे ना तो वो महंगा पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सस्ता है, तब ना भी बैटरी वाला आया है सिस्टम। देखो एनर्जी सब जगह वैसे ही फंक्शन करता है, आपको एनर्जी से वर्क लेना है तो आप जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी से ले लो। पहले एनर्जी महंगा था,
कैसे महंगा था? कोई अगर कहीं मिट्टी काटना है तो किसी लेबर से आपको कटवाना पड़ेगा, किसी पर्सन से आपको कटवाना पड़ेगा, ह्यूमन पावर उपयोग करना पड़ेगा, तो ज़्यादा कॉस्ट आता था, क्योंकि वो एनर्जी महंगा था, क्योंकि लिमिटेड एनर्जी है हमारे पास। भोजन किया हमने, उसके बाद एनर्जी आया, उसके बाद हमने काम किया, वो टफ है, महंगा है। और अब क्या हो गया है, क्रेन आ गया, मिट्टी काटना है, मिट्टी काट लिए, वो किससे एनर्जी बना? काम उतना ही हो रहा है। चाहे हम मैकेनिकल एनर्जी झामे से हम काटे मिट्टी को या क्रेन से काटे, काम उतना ही हो रहा है। एनर्जी वही कर रहा है जो हम करते, वही क्रेन कर रहा है। तो फिर वह उससे क्या हुआ कि कम कॉस्ट आया, क्योंकि उसमें हमने फ्यूल डाल दिया। एनर्जी हमने, जैसे भोजन हम करेंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगा, वैसे ही जो मशीनरी है उसमें फ्यूल डाला जाता है, पेट्रोल डीजल जो भी डाला जाए, उससे वो वर्क मिल जाता है, तो सस्ता हो गया। और उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो और सस्ता हो गया, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो प्रोडक्शन करना, फिर उसको दूसरी जगह भेजना, जितना आसान होगा वो उतना सस्ता होगा। जैसे कोयले को मान लिया 1000 किलोमीटर लाना है, फिर उसको जला करके एनर्जी हमें लेना है। मान लिया हीटर को चलाना है, हीटर को चलाते हो तो क्या मिलता है आपको? हीट एनर्जी मिलता है, भोजन बन जाता है। या तो आप कोयले को 1000 किलोमीटर दूर जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर आप जला देते हो, और जलाने के बाद अपने घर तक लाते हो। तो कहोगे हीट को जला कैसे ले आएंगे, कोयले को जला के हीट कैसे लाएंगे? ठीक है, नहीं ला सकते। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर तरीका होना चाहिए ना। तरीका क्या होगा हमारे पास? कोयले को जला देंगे, टरबाइन चला लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वायर से हमारे घर तक आ जाएगा, और जो कोयले से हम भोजन बनाते, अब वो इस इलेक्ट्रिसिटी से भोजन घर पे बन जाएगा। वही कोयले से बना हुआ एनर्जी, जो हीट एनर्जी मुझे चाहिए होता, वही हमारे घर तक आया, कोयला ना आकर के उसका एनर्जी हमारे यहाँ आया, और हमने उससे भोजन बना लिया। और सिर्फ भोजन ही नहीं बनाया, और दूसरे फॉर्म में भी हमने उसका उपयोग कर लिया। हमने उससे को इलेक्ट्रिकल जो फॉर्म मिला हमें, उसी कोयले से मिला। इलेक्ट्रिकल से हम हीट एनर्जी भी ले लिए, जो डायरेक्ट मिलता जलने के बाद। उसके अलावा हम और मैकेनिकल एनर्जी भी उससे बना लिए। पंखा चलाना था, पंखा चला लिया हमने। उसके अलावा मुझे बल्ब जलाना था, लाइट एनर्जी चाहिए था, लाइट मिल गया मुझे, तो हमारा लाइफ कंफर्टेबल हो गया। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने का ज्ञान मुझे हो गया, यानी मानव जाति को हो गया, उससे कंफर्टेबल हो गया लाइफ। एनर्जी जो सस्ता होगा उसका उपयोग लोग करेगा। सस्ता होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अवेलेबिलिटी फैक्टर होता है, ट्रांसपोर्टिंग फैक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबिलिटी आसानी से है, क्योंकि आप टरबाइन चला करके आप फैन यूज कर रहे हो, यहाँ पर फैन चल रहा है कहीं पे सुदूर इलाके में। अब वो फैन को हम कहेंगे कि विंड एनर्जी, यानी हवा ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं, और फिर हम घर पे उसी से फैन चला रहे हैं। जो फैन वहाँ चल रहा था, बड़े बड़े पंखे लगे हैं, वो चल रहा है, और घर में छोटे पंखे को हम चला रहे हैं। हम अपने आवश्यकता के हिसाब से एनर्जी को बदलते रहते हैं, तो हमारा लाइफ कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ हम आते हैं कि 3.6 × 6 जूल एनर्जी खपत अगर हो रहा है हमारे यहाँ, तो हम कहेंगे कि 1 kV पावर हम यूज कर रहे हैं, यानी 1 यूनिट पावर हम यूज कर रहे हैं, और उसका कॉस्ट मुझे पे करना होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। तो ये कमर्शियल यूनिट हो गया, यह हमारा हॉर्स पावर हो गया, जो 746 वाट कहा जाता है, जो आया है हमारे पास पावर वर्क एनर्जी के रिलेशन से, ये टर्म। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिकल पावर। अब इसमें आएगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे ऊर्जा हीट में प्रोडक्शन होता है, उसको देखते हैं हम लोग। यानी इलेक्ट्रिकल पावर मतलब I और V, बस इतना ही है। अच्छा, इसको थोड़ा हम और अभी देख लेते हैं कि किलोवाट आवर घर में कैसे यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल से मान लिया जाए कि एक बल्ब है, 2 बल्ब है हमारे पास, मान लिया जाए ये 9 वाट का है, ये भी 9 वाट का है। हमारे पास 3 पंखे हैं, 3 पंखे हैं हमारे पास, और 60-60 वाट का ये पंखा है, 60-60 वाट का।
अगर हम कहें कि टोटल हमारे पास कितना यूनिट आना चाहिए एक महीने में बिजली बिल, अगर हम इसको 24 घंटे चलाते हैं तो, या 6 घंटे चलाते हैं, जो कैलकुलेशन आप कर लें, तो टाइम अगर मान लिया दिया रहेगा कि 6 घंटे प्रतिदिन 6 घंटे 6 आवर पर डे हम यूज कर रहे हैं, और टोटल वाट कितना है ये हम लिख देंगे। वाट कितना है तो 9, 18 और 120 यानी 138 वाट हमारे पास घर में यूज हो रहा है पर डे। कितना 6 आवर। तो आपको हमने कैलकुलेशन बताया किलोवाट आवर में निकाल देना है। तो टोटल वाट पहले आप निकाल लीजिए, कितना वाट हो गया 138 वाट हो गया। कितने घंटे 6 घंटे। महीने में कितना यूज करते हैं आप 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो वाट में आ गया। उसके बाद 1 घंटा में आ गया। उसके बाद आप लगा दोगे 30 दिन आपने उपयोग किया, तो टोटल समय है, तो समय को आप निकाल लीजिए 180 और डिवाइडेड बाई 1000। जो कटने वाला है उसको काट देंगे, यानी ये हो गया आपके पास 9 दूना 18, 50 दूना 100, 69, 9 9 81 हो गया, 9 छक 54 हो गया। तो 6 9 और 9 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 9 9 81, 9 छक 54, ये हमारे पास आएगा। तो टोटल यूनिट हमारे पास जो आएगा, ये मल्टीप्लाई हमने किया तो 621 आया, 69 9 और इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 50 यानी 12.4 यूनिट। बस इतना ही खर्च हो रहा है घर में। अगर इतना हमने 6 घंटे तक यूज किया, 30 दिन तक 6 घंटे हमने अगर उपयोग किया है, तो टोटल 180 घंटा हमने उपयोग किया। तो 180 घंटा, लेकिन हमारे पास अगर 180 घंटे तक 1 किलोवाट अगर हम उपयोग करेंगे, तब हमारे पास 180 यूनिट आना चाहिए, लेकिन हमारे पास 0.138 हमने उपयोग किया है। कितना उपयोग कर रहे हैं तो 138 डिवाइडेड बाई 1000। हमारे पास कितना किलोवाट है तो हम उपयोग कर रहे हैं 1.138 और टोटल 180 घंटे तक। ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास आएगा उतना यूनिट आप खर्च कर पा रहे हैं। तो ये बिजली खपत का आता है हमारे पास कि कितना हम महीने में बिजली खपत कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है, यानी कुल मिला के कहा जाए कि आपके यहाँ अगर बिजली खपत हो रहा है तो आप उसका जानकारी रखिए। मीटर वाला कितना बिल दे रहा है इसकी जानकारी रखिए। अगर आप 10 पंखा प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं तो 600 वाट हो गया, और मान लिया जाए कि 20 बल्ब यूज कर रहे हैं 9 वाट का, तो 9 दूना 18, 180 वाट आप उपयोग कर रहे हैं। बस कितने 1 घंटे में 180 वाट और प्लस 600, 10 पंखा लगाए हैं तब बहुत ज़्यादा हो गया। मान लिया जाए ये 800 के आसपास, 800 उपयोग, 1 वाट भी आप उपयोग नहीं कर रहे हो 1 घंटे में। 10 घंटा उपयोग करोगे तो 10 वाट होगा, और महीने का उपयोग करोगे तो 300 वाट होगा। बहुत ज़्यादा मान ले रहे हैं तब इतना आ रहा है 600, यानी 10 पंखा का हमने फैन का माना है, और हम ये 20 बल्ब का माने हैं। बहुत ज़्यादा हैवी लोड है तब भी आप 1 वाट उपयोग नहीं कर रहे हो 1 घंटे में। 10 घंटा करोगे तो 10 वाट होगा, यानी 4 रुपया अगर है तो 40 रुपया आएगा पर डे, तो 1200 रुपया आएगा। पर इतना नहीं होता है, जनरली क्या है 200-300 वाट आप उपयोग करते हो। 300 वाट उपयोग करते हो, कितना आएगा 10 घंटा उपयोग करते हो तो कितना 3 आ रहा है पर डे। 300 वाट आपके यहाँ लोड है इलेक्ट्रिसिटी का, 10 घंटा उपयोग करते हो। 30 वाट 300 वाट 10 घंटे तक उपयोग करोगे तो कितना होगा 300 गुना 10, 3000 वाट, यानी 3 यूनिट महीने का अगर आप निकालोगे तो कितना होगा प्रतिदिन 3 यूनिट 12 रुपया, महीने का 360 रुपया। कहाँ ज़्यादा रेट है। तो ये ज़रूरी होता है कि हम किलोवाट आवर का उपयोग कर लें, कितना लोड है, और उसके हिसाब से हम ये निकाल लें कि कितना यूनिट आना चाहिए। ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट किलोवाट आवर।
यानी किलोवाट या वाट को किलोवाट में बदल दीजिए और घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना ही है। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि आपने इतना उपयोग किया है। क्या करना है, किलोवाट में बदल दीजिए, 100 वाट है तो उसको किलोवाट मतलब 0.1, और जितने घंटे तक आपने उपयोग किया बस। अगर आप 1 घंटे तक उपयोग कर रहे हैं तो इसका रेट कितना होगा, 40 पैसा होगा। 4 रुपये अगर बिल है और आप 0.1 उपयोग कर रहे हो तो 0.1 गुना 400 पैसा, तो इतना भागा 10 यानी 40 पैसा आ रहा है। बस इतना उपयोग कर रहे हो। तो ये ज़रूरी होता है, जानना चाहिए सभी को कि कितना हमारे यहाँ बिल आ रहा है। अब इसके बाद है इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज़ है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर के बाद हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो हीटिंग इफेक्ट कुछ विशेष नहीं है, इसी में टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। उसका बेनिफिट भी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, कितना बिजली, जूल हीटिंग इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जूल हीटिंग इफेक्ट, जूल हीटिंग इफेक्ट। जूल हीटिंग इफेक्ट क्या है, 12th क्लास में है। जूल हीटिंग इफेक्ट कहता है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो हीट जनरेट होगा। कितना हीट जनरेट होगा, तो जितना पावर देंगे सो, और जितने टाइम तक हम पावर सप्लाई कर रहे हैं सो, यानी शक्ति हमने जो दिया और उतने समय तक हम उससे ताप बनेगा, हीट कह सकते हैं उसको, या कह सकते हैं कि पावर लॉस कितना होगा। और कहीं कहीं पर तो हीट पावर लॉस है और कहीं कहीं पर हीट हम बना ही रहे हैं तो पावर लॉस नहीं है। लॉस क्या है ना, कि अपने सिचुएशन के अनुसार उसको डिसाइड करते हैं कि ये नुकसान हो रहा है या नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे पानी ऐसे ही फेंक रहे हो तो आप कह दो कि पानी का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर खेत में फेंक रहे हो जहाँ पौधा लगा है, तो जहाँ पौधा नहीं है फेंक जब उसमें डाल दिए तो लॉस हो गया, और उपयोग कहलाएगा जब उसमें पौधा होगा तो ये सब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते रहता है। जैसे आप लोगों को बताते हैं इनफाइनाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है अनंत तक। तो अनंत इतना है, लोग बस याद रखते हैं अनंत, जहाँ चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, नहीं पूछ रहे, बात वही है। पर इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते रहता है। हो सकता है हमारे लिए 10 किलोमीटर इनफाइनाइट नहीं हो, लेकिन नवजात बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, उसके लिए 10 किलोमीटर इनफाइनाइट है। 10 किलोमीटर वो नहीं जा सकता, जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, उसके लिए जाते रहेगा ही है, तो नहीं पहुंच सकता, तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट है। हम कहें कि 150 साल तो हमारे लिए इनफाइनाइट है, 150 साल हम नहीं जी सकते ना, तो हमारे लिए इनफाइनाइट हो गया। हम उतना समय नहीं देख सकते ना, तो हमारे लिए वो इनफाइनाइट हो गया। मान लिया जाए कि हमारी आवश्यकता से कोई भी चीज़ ज़्यादा है या हमारे पहुंच से कोई चीज़ ज़्यादा है, तो हम उसको इनफाइनाइट कह सकते हैं। कोई भी चीज़, रुपया, पैसा, आना जाना, दूरी, समय, कुछ भी, अगर कोई कैलकुलेशन हम करते जा रहे हैं, कैलकुलेशन का रिजल्ट नहीं पहुंच रहा है, फाइनल जगह पे नहीं पहुंच रहा है, हो सकता है हम नहीं पहुंच रहे, कोई और पहुंच सकता है, तो हमारे लिए वो इनफाइनाइट है जहां हम नहीं पहुंच सकते। किसी और के लिए वो फाइनाइट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं वो अनंत ही है। तो अनंत भी रिलेटिव टर्म है। किसी के लिए कुछ दूरी अनंत है, चिट्ठी के लिए हम कहेंगे 500 किलोमीटर, अनंत होगा कि नहीं होगा, उसके लिए वो इनफाइनाइट होगा, लेकिन हमारे लिए 500 किलोमीटर फाइनाइट है, हम पहुंच सकते हैं। तो अनंत डिसाइड होता है हमारे पहुंच से दूर का चीज अनंत है, जहां हम कल्पना नहीं कर सकते, जहां हम पहुंच नहीं सकते, वो अनंत है। तो अनंत अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलता है। किसी के लिए अनंत अनंत नहीं है, वो वहां पहुंच गया तो अनंत नहीं है। पहले कहा जाता था कि बहुत दूरी पर है, स्टार अनंत है, हम नहीं पहुंच सकते, अगर पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा फाइनाइट। तो हमारी आवश्यकता से ज़्यादा कोई चीज़ है तो वह अनंत है, हम उपयोग नहीं कर सकते। हमारे पास अगर 500 क्विंटल चावल है, हम उपयोग नहीं कर सकते, तो हमारे लिए 500 किलोमीटर, हमने कहा 500 क्विंटल चावल है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो 500 क्विंटल हमारे लिए अनंत है।
अगर मान लिया जाए कि 500 केजी का वेट है, हम उसको उठाने की कोशिश करेंगे, नहीं उठेगा। तो चाहे 500 केजी हो, चाहे 1000 केजी हो, चाहे 200 केजी हो, अगर हम नहीं उठा सकते तो हमारे लिए सभी बराबर है और सभी अनंत है हमारे लिए। हम नहीं उसको, अब कैसे डिसाइड करोगे आप 5000 केजी या 500 केजी? आप दोनों को नहीं टच से मस कर पा रहे हो, तो हम आपके लिए दोनों इनफाइनाइट है। तो ये सब रिलेटिव टर्म है, फिर एक दिन बताएंगे, स्पेशल एक क्लास होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। अभी हम देख रहे थे ताप, शक्ति और समय। हम मान लिया हीटर जला रहे हैं तो कितना हीट होगा, वो कितना हीट का प्रोडक्शन करेगा वो। तो जितना ज़्यादा पावर सप्लाई करेंगे, शक्ति देंगे उसको, और जितने समय तक हम उसको शक्ति प्रोवाइड करवाएंगे उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा। 2 घंटे तक कोई हीटर चला रहा है, उतना ही हीट बनेगा? नहीं बनेगा, ज़्यादा बनेगा, टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लिया जाए कि 10 किलोवाट आप पावर सप्लाई कर रहे हो 1 घंटे तक, 5 किलोवाट पावर सप्लाई कर रहे हो आधे घंटे तक, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू ज्यादा आएगा, यानी 2 फैक्टर, एक की पावर और दूसरा समय, दोनों मिल करके, इसको मैथमेटिकली देख लीजिए, H बराबर होता है P इंटू 2T। तो P को कहा जाता है I और V, I और V P है, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हीट का फॉर्मूला आया। और क्या आएगा इसका, अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई कर दो, ओम्स लॉ से हमारे पास आएगा, ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ H इक्वल टू, आप ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर, आई आर यहां लगा दीजिए V के जगह पर, तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ये एक फॉर्मूला बनेगा। दूसरा H इक्वल टू और क्या बनेगा, आई इक्वल टू V बाई आर लगा दीजिए, V बाई आर लगाइए यहाँ पर इस टर्म में, तो देखिए क्या मिलेगा, V यहाँ पर हम कर देंगे तो V स्क्वायर हो जाएगा, आई का वैल्यू यहाँ रख दिया हमने, तो यहाँ पर एक ठो और V बाई आर लिखा जाएगा, तो V और V मल्टीप्लाई हो गया, V स्क्वायर बाई आर टी। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज का पता चला कि हीट ज्यादा कब बनेगा, जब I के फॉर्म में ज्यादा रहेगा, यानी I ज्यादा होगा, V के फॉर्म में अगर हम भेजेंगे ना तो हीट लॉस कम होगा बहुत दूर तक। चलो हीट में भी तो है कि हीटर में हीट चाहिए, तो उसके लिए R का वैल्यू ज़्यादा होना जरूरी है और I का ज़्यादा होना जरूरी है। R ज़्यादा होगा यानी 150, 200, 500, 1000, 2000, जितने रेजिस्टेंस का, जितने वाट पावर का आप उपयोग करोगे उतना ज़्यादा हीट गर्म होगा। कॉइल खरीदने जाते हो तो 1000 वाट का, 1500 वाट का, 2000 वाट का आप लेते हो, तो उतना वाट पर आवर वो उपयोग करेगा, ये इंडिकेट किया है वो। 500 वाट लिखा है, मतलब 500 वाट प्रति घंटा उपयोग करेगा वो, इसका ये मतलब होता है प्रति घंटा जरूरी है उसमें समझना। 10 वाट का है, यानी 10 वाट प्रति घंटा उपयोग कर रहा है, 1 घंटे में 10 वाट का उपयोग करेगा वो। तो I के फॉर्म में और V के फॉर्म में करंट, जैसे फॉर्म करने का मतलब ना, I और V दोनों चलता है साथ में। अब किसी में I का मान ज़्यादा होता है, पावर उतना ही हो सकता है, जैसे मान लिया जाए 100 वोल्ट गुना 1 एम्पियर या 100 एम्पियर गुना 1 वोल्ट, दोनों उतना ही पावर दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पर 100 एम्पियर है तो ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। यहाँ देखिए फॉर्मूला, I अगर है फॉर्म में, I का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो क्या मिलेगा हमारे पास, R से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, बहुत दूर तक पावर भेजना है, 100, 200, 400 किलोमीटर तक, उसको किस फॉर्म में भेजा जाए। अगर आप I के फॉर्म में भेजेंगे तो तार जो है वो जल्दी गल जाएगा। क्यों गलेगा, क्योंकि हीट ज़्यादा बनेगा। आप V के क्योंकि R मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देखिए ये फैक्टर मेन है, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, गुना हो जाएगा तो हीट बढ़ जाएगा। यहाँ भागा पड़ रहा है, ये टर्म पे ध्यान दीजिए, यहाँ R से गुना हो रहा है, R से भागा पड़ रहा है, इसीलिए ना 12,000, 15,000, 25,000, 1,32,000 वोल्ट भेजा जाता है पावर। हमारे लिए नुकसानदेह है, हम छुएंगे काम तमाम, खत्म कहानी, शॉक लगेगा, लेकिन हीट कम जनरेट होगा, कम पावर लॉस होगा।
अगर 11,000 वोल्ट न दे के 11,000 एम्पियर भेजता और 12 वोल्ट होता, हम टच करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन 12,000 वोल्ट जा रहा है और वर्क वही करता है तो काम कर देगा, नुकसान हो जाएगा आपका। खैर, इस पर भी एक डिटेल क्लास लेंगे हम कि कैसे इलेक्ट्रिकल पावर लॉस कम या ज़्यादा किया जाता है, एज को किससे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक चैप्टर है आपका 12 में ट्रांसफार्मर, वहाँ डीप स्टडी करेंगे इसके बारे में। लॉन्ग ट्रांसमिशन के बारे में देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल पावर को ज़्यादा दूर तक भेजना है, किस फॉर्म में भेजे, इसकी चर्चा करेंगे। अभी इतना ही रहने देते हैं। H = V²/RT हमारे पास आया, H = I²RT आया, हमारे पास फॉर्मूला P = IB था, उसका हमने उपयोग किया, और V = IR ओम्स लॉ का हमने उपयोग किया, और ये दोनों रिलेशन आया। इसी को कहा जाता है जूल हीटिंग इफेक्ट। 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जूल हीटिंग इफेक्ट, पावर और शक्ति, ये सब हमने पढ़ा। तो ये चैप्टर हो गया है खत्म 10 क्लास के लिए भी, और 12 वाले भी इसको देखेंगे, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल रहेगा हमारे पास। आज हमने देखा कि कैसे घर में जो पावर सप्लाई होता है, कितना यूनिट बिजली खपत हो रहा है, कितना बिल आना चाहिए, ज़्यादा बिल आ रहा है आप कंप्लेन कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके घर में 10 बल्ब है, 5 बल्ब है, कैलकुलेशन कर सकते हो आप, उसको वाट को किलो वाट में बदल सकते हो, कितने घंटे आपने उपयोग किया मल्टीप्लाई कर सकते हो, रिजल्ट आ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, फिर हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब आगे उत्साह बढ़ता है कि नहीं नोमेर और बताया जाए, और कुछ बताया जाए, और कुछ वीडियो डाला जाए। तो अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। लास्ट में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, उससे मालूम चलता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास के साथ। धन्यवाद।